हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में, विटामिन ई के और मिनरल्स के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है विटामिन डी के बारे में। किस विटामिन में सूखा रोग के उपचार का गुणधर्म होता है? ठीक है, सूखा रोग के उपचार का गुणधर्म क्वालिटी किस में होती है? तो विटामिन डी में। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सिफेरॉल। हम बार बार रिपीट करते हैं कि सारे विटामिन के केमिकल नेम आपको याद होने चाहिए। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी का अभिशोषण कहाँ होता है? तो आंत की म्यूकस झिल्ली में। ध्यान रखिएगा, छोटी आंत की म्यूकस झिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा, विटामिन डी की अनुपस्थिति में कौन सा पोषक तत्व मल द्वारा निष्कासित होता है? तो जब विटामिन डी हमारी बॉडी में जब विटामिन डी की कमी होती है ना, तो ध्यान रखिएगा कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण नहीं होता है। और जब कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण नहीं होगा तो वो एज इट इज मल द्वारा बाहर निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो विटामिन डी नियंत्रित करता है। विटामिन डी की से रक्त के कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा में क्या होती है? तो वृद्धि होती है। ध्यान रखिएगा, विटामिन डी की अधिकता से रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। विटामिन डी का सर्वोत्तम सोर्स क्या है? तो सूर्य की किरणें, सन रेज। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट किरणें। विटामिन डी की उपस्थिति से क्या मजबूत होता है? तो अस्थियों का निर्माण जो है वो मजबूत होता है। नेक्स्ट है हमारे शरीर में कैल्शियम तथा फास्फेट का संग्रह कहाँ होता है? तो अस्थियों में होता है। विटामिन डी का संग्रह कहाँ होता है? तो यकृत में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, विटामिन डी का स्टोरेज कहाँ होता है? यकृत में होता है। विटामिन डी की कमी से बालकों में कौन सा रोग होता है? तो छोटे बच्चों में ध्यान रखिएगा, रिकेट्स, सूखा रोग जिसे कहते हैं, और टिटैनी होती है। विटामिन डी की कमी से बड़ों में कौन सा रोग होता है? तो ऑस्टियोमलेशिया होता है। ध्यान रखिएगा, ऑस्टियोमलेशिया। ठीक। और विटामिन डी की कमी से वृद्धों में कौन सा रोग होता है? तो ध्यान रखिएगा, वृद्धों में आपका ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ठीक है। नेक्स्ट है बालकों में सूखा रोग किसकी कमी से होता है? तो सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। सूखा रोग का उपचार न होने पर कौन सा रोग हो जाता है? तो जब सूखा रोग अधिक गंभीर स्थिति में हो जाता है ना, कंडीशन उसकी थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाती है, तो टिटैनी बन जाता है। किशोरावस्था तथा वयस्कावस्था में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो किशोरावस्था और वयस्कावस्था में ऑस्टियोमलेशिया होता है। नेक्स्ट हमारा, विटामिन डी की अधिकता का कुप्रभाव बताइए। तो विटामिन डी जब हमारी बॉडी में आवश्यकता से अधिक होता है तो उसके कुछ साइड इफेक्ट होने लगते हैं। कौन कौन से? तो ध्यान रखिएगा, रक्त में कैल्शियम तथा फास्फेट की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, किसी भी चीज़ का ऑक्सीकरण अगर होने लगेगा, ठीक है, तो क्या होगा? तो वो ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर में प्रोड्यूस होने लगेगा। तो इससे क्या होगा? रक्त में कैल्शियम तथा फास्फेट की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाएगी। हृदय, रक्तवाहिनियों, फेफड़ों तथा वृक्क में कैल्शियम जमा होने लगता है। कहने का मतलब, जब आपके ब्लड में कैल्शियम तथा फास्फेट की मात्रा हो जाएगी तो क्या होगा? जो नसें होती है ना, नसें, इनकी दीवारें, कैल्शियम क्या है? एक सीमेंट जैसा पदार्थ है, तो ये जमने लगता है। जमने के बाद क्या होता है? जैसे आप सोचोगे कि नल की पाइप है और कंटिन्यू अगर उसमें पानी जा रहा है और आपके पानी में मिनरल्स ज़्यादा है, तो आपने देखा होगा कि जो पाइप होती है वो जाम होने लगती है। क्योंकि वो जमा होने लगता है पाइप के दीवारों पे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार नसों की दीवारों पे क्या होने लगता है? कैल्शियम और फास्फोरस जो होते हैं वो जमा होने लगते हैं, जिससे क्या होती है? नसें की जो रास्ते होते हैं वो पतले होते जाते हैं, जिससे कि रक्त को ट्रांसपोर्टेशन में बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। तो हृदय, रक्तवाहिनियों, फेफड़ों तथा वृक्क में कैल्शियम जो है वह जमा होने लगता है। नेक्स्ट है, भोज्य पदार्थ में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल तथा ऑर्गेस्ट्रॉल शरीर में किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो ध्यान रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल आपका विटामिन D3 में परिवर्तित होता है। आर्गोस्टेरॉल आपका विटामिन D2 में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट हमारा, सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें शरीर में कौन सा विटामिन बनाती हैं? तो D2 बनाती हैं। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज जो है वह शरीर में विटामिन D2 बनाती हैं। तो ये हो गया तो हमारा विटामिन डी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब बात करते हैं विटामिन ई के बारे में। ठीक है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई जल में घुलनशील विटामिन है या वसा में? तो ध्यान रखिएगा, विटामिन ई जो है वह वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ई का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। विटामिन ई का संग्रह, स्टोरेज कहाँ होता है? तो यकृत, मांसपेशियां तथा शरीर की संग्रहित वसा में जो है वह विटामिन ई स्टोर होता है। विटामिन ई शरीर में किस विटामिन की बचत करता है? तो विटामिन ई के ऑक्सीकरण को ज़्यादा होने से रोकता है।
विटामिन ई की कमी से स्त्री तथा पुरुष की शक्ति में कमी आती है, किसमें? प्रजनन शक्ति में। बांझपन के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है? तो ध्यान रखिएगा विटामिन ई जिम्मेदार है। तो ये हो गया कुछ पॉइंट्स विटामिन ई से रिलेटेड। अब बात करते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा विटामिन के आपका नेफ्थोक्विनोन रिंग बनाता है। विटामिन के का रासायनिक नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। जो लोग देखेंगे उस कमेंट बॉक्स में विटामिन के का रासायनिक नाम जरूर बताएंगे। नेफ्थोक्विनोन रिंग किस विटामिन में पाया जाता है? तो विटामिन के में पाया जाता है। विटामिन के अभिशोषण के बाद किस सिस्टम द्वारा रक्त में पहुंचता है? तो ध्यान रखिएगा लिम्फेटिक सिस्टम द्वारा विटामिन के हमारे ब्लड में पहुंचता है। कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन हमारे शरीर में संग्रहित नहीं होता है? तो विटामिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपको पता ही होगा सारे फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं ना वो हमारी बॉडी में स्टोर होने लगते हैं। जब आवश्यकता से अधिक हमारी बॉडी में होने लगते हैं तो स्टोर होने लगते हैं। लेकिन विटामिन के एक ऐसा एकमात्र विटामिन है जो कि फैट सॉल्युबल होते हुए भी हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आंत में कौन सा जीवाणु विटामिन के का संश्लेषण करता है? तो ई कोलाई नामक जीवाणु जो है बैक्टीरिया है विटामिन के का निर्माण करता है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के। विटामिन के किसकी उपस्थिति में रक्त का थक्का जमाता है? तो ध्यान रखिएगा प्रोथ्रोम्बिन की उपस्थिति में रक्त का थक्का जमाता है। एक्स्ट्रा पॉइंट में देखिए कि प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदलकर फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन को फाइब्रिन में बदलता है और यही फाइब्रिन पतला जाल बनाता है और रक्त के थक्के के रूप में जम जाता है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पीलिया रोग होने लगता है। गर्भावस्था में शिशु को रक्त संबंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो गर्भावस्था में शिशु को रक्त संबंधी रोग विटामिन के की कमी से होता है। चलिए अब बात करते हैं मिनरल्स के बारे में, ठीक है। खनिज लवण, तो सबसे पहला है हमारा जिसमें कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है। तो बात करते हैं कैल्शियम की। आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर का 96% भाग किन चीज़ों से बना है? तो ध्यान रखिएगा पानी, कार्बोज, वसा और प्रोटीन का बना हुआ है। हमारे शरीर का कितना प्रतिशत भाग जो है वो मिनरल्स का बना है? तो ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है 4% भाग हमारा मिनरल से बना हुआ है। शरीर के वृद्धि और विकास के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या है? तो आपका वृद्धि और विकास के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक मिनरल्स है। शरीर में खनिज लवणों को कितने भागों में बांटा गया? तो शरीर में हमारे खनिज लवणों को 2 भागों में बांटा गया। एक आपका मुख्य होता है, एक आपका गौण। हमारे शरीर में विद्यमान मुख्य खनिज तत्व कौन कौन से हैं? तो हमारे शरीर में विद्यमान मुख्य खनिज तत्व आप ध्यान रखिएगा मेन में आपका आ जाता है कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम। ये आपका मुख्य खनिज तत्व है। गौण खनिज तत्व कौन कौन से? ध्यान रखिएगा लोहा, आयरन को आप लोग मेन में मत डालिएगा। लोहा, मैग्नीज, तांबा, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, सिलेनियम, जिंक, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी आपका गौण में आता है। क्रोमियम, कैडमियम, मेलिप्लेडनम, सिलिकॉन, निकल और वेनेडियम, ये आपका क्या है? गौण खनिज तत्व है। नेक्स्ट है हमारा शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? तो कैल्शियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ध्यान रखिएगा शरीर में लगभग कैल्शियम कितना पाया जाता है? तो 1200 ग्राम के लगभग कैल्शियम पाया जाता है। शरीर में कैल्शियम का कितना प्रतिशत भाग हड्डियों में पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 99% हड्डियों में पाया जाता है। 1% आपका रक्त के कोमल तंतुओं को और तरल पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन B12 के अभिशोषण में कौन सा खनिज लवण सहायक होता है? तो विटामिन B12 के अभिशोषण में कैल्शियम जो है वह हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम के अभिशोषण में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन डी। हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाने वाला ऑक्जेलिक एसिड पाचन तंत्र के कैल्शियम को किसमें बदलता है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट में बदलता है। कैल्शियम रक्त में कहाँ पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा कैल्शियम आपके रक्त के प्लाज्मा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। छोटी आंत से कैल्शियम की जो मात्रा रक्त में प्लाज्मा में अभिशोषित नहीं हो पाती तो उसका क्या होता है? तो वो मल के साथ बाहर निकल जाती है। अधिकतम कितना प्रतिशत कैल्शियम शरीर में अभिशोषित हो सकता है? तो लगभग 30% कैल्शियम हमारा बॉडी जो है वो अभिशोषण करता है। रक्त से हड्डी तथा दांतों में कैल्शियम के अभिशोषण में कौन मदद करता है? तो विटामिन डी और विटामिन सी, कैल्सिटोसिन हार्मोन, ये सारे मदद करते हैं। रक्त की अतिरिक्त कैल्शियम की मात्रा कैसे निष्कासित होती है? तो मूत्र के द्वारा। रक्त की अतिरिक्त कैल्शियम की मात्रा आपके मूत्र द्वारा निष्कासित होती है। रक्त में कैल्शियम की सामान्य मात्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके ब्लड में कैल्शियम कितना % पाया जाता है? तो 9 से 10 मिलीग्राम कैल्शियम 100 ml रक्त सीरम में पाया जाता है। कैल्शियम की कमी के क्या लक्षण है? तो हड्डियों के विकास में अवरोध हो जाता है, मुंह पर सफेद दाग होने लगते हैं, नाखून पर सफेद धब्बे होने लगते हैं। नेक्स्ट हमारा रक्त की कैल्शियम की मात्रा घटकर जब 4-5 मिलीग्राम प्रति 100 ml सीरम तक कम हो जाती है तो कौन से रोग का लक्षण होता है? तो टिटैनी रोग का लक्षण दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट है हमारा टिटैनी रोग से हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टिटैनी रोग से हमारा नाड़ी तंत्र अत्यधिक प्रभावित होता है।
वयस्कों में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो अस्थि मृदुता यानी ऑस्टियोमलेशिया जिसे कहते हैं। कैल्शियम की अधिक मात्रा शरीर में ग्रहण होने का क्या कुप्रभाव पड़ता है? तो रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, ऊतकों में कैल्शियम जमा होने लगता है, मूत्र में उत्सर्जित कैल्शियम की मात्रा में क्या होने लगती है? वृद्धि होने लगती है। नेक्स्ट है कैल्शियम प्राप्ति के साधन बताइए। तो दूध एवं दूध से बने भोज्य पदार्थ, हरी पत्तेदार सब्जियां और अनाजों में आपका देखिए रागी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। अनाजों की अगर बात करें तब कैल्शियम प्राप्ति के निम्न साधन मांस और अनाज है। अनाज में कैल्शियम नहीं पाया जाता, लेकिन रागी क्या है, अपवाद है थोड़ा, इसीलिए रागी में सबसे ज़्यादा, रागी को कैल्शियम प्राप्ति का अनाजों में सबसे ज़्यादा रागी में पाया जाता है, तो इसलिए रागी को यहाँ पर कैल्शियम प्राप्ति के अच्छे साधनों में रखा गया है। ठीक है, तो ये हो जाता है कैल्शियम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप आज का भी सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ये सारे नोट्स आपको वहीं पे मिल जाएंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।